चलिए जी शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, आज हाँ हाँ, हो सकता है इलुस्ट्रेशन की बारी ना आए, लेकिन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे आज आप लोगों के। ठीक है जी, वेलकम। कल हमने थ्योरी स्टार्ट की थी जिसमें हमने मीनिंग देखा था पार्टनरशिप फर्म का, और साथ में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। मीनिंग में हमने दो चीजें देखी थी कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग। और पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स से याद है कितने थे? टोटल 7। ठीक है, 6 7 से, जिसमें पहला था 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 50। सेकंड था एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट होगा तभी उन दोनों की पार्टनरशिप मानी जाएगी। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, एंड फोर प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर 3 पार्टनर्स हैं तीनों को इक्वल शेयर मिलेगा। ठीक है, या जो भी वो रेशियो डिसाइड करते हैं। जो भी पार्टनर होगा और बिजनेस होगा आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के प्रिंसिपल्स होंगे एंड एजेंट्स होंगे। और बिजनेस या तो सारे करेंगे, दुकान में सारे आएंगे, या फिर उनमें से कोई भी एक भी आ सकता है। और नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती। अगर पार्टनर्स ने कुछ किया तो वो ये नहीं कह सकते कि ये तो बिजनेस ने किया है ना। बिजनेस और पार्टनर एक तरह से सेम मान लिए जाते हैं। अगला हम टॉपिक करने वाले हैं, अगला टॉपिक हम करने वाले हैं राइट्स ऑफ अ पार्टनर। कि पार्टनर्स के पास अपनी दुकान में, पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या राइट होते हैं। देखो मैंने टॉपिक छुपा दिया, अपने आप ऐसा कुछ गैस करना, मेरे को 2 3 आंसर्स दो कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते होंगे। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट, प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट। 2 मैंने बता दिए, कुछ और आप सोचो। ऑडिट या चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी, समझ रहे हो क्या टॉपिक है? टॉपिक ये है कि पार्टनर्स का दुकान में क्या क्या हक है। एक, जैसे पहला मैंने क्या बताया, पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। सेकंड, पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तीसरा, मनन ने बताया कि जो पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने होंगे उनको चेक करना या ऑडिट करने का राइट। कुछ और सोचो। हाँ जी, प्रॉपर्टी क्या? जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होगी उसमें भी सभी का हिस्सा होगा। अगर नए पार्टनर को एडमिशन लेनी है तो उसके पास राइट हो सकता है। टॉपिक समझ में आया आप लोगों को क्या है? अब एक बार पढ़ के देखते हैं क्या क्या राइट है। सबसे पहला है राइट, अंडरलाइन करते चले जाओ, राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वही वाले शब्द कर लो। पहला, राइट टू शेयर और प्रॉफिट, टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू बी कंसल्टेड का मतलब होता है एक दूसरे से पूछ लेना। उसके बाद राइट टू इंस्पेक्ट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना। राइट टू डिस अलाउ द एडमिशन है, मनन ने बोला था राइट टू अलाउ द एडमिशन, ये डिस अलाउ है कि कोई नया पार्टनर आ रहा है। एक पार्टनर, जैसे 3 पार्टनर्स थे पहले, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, बीच में अमिताभ बच्चन आना चाहता है। सलमान खान कहता ना, नहीं आने देंगे, हमारी ऐश्वर्या वहां पे गई थी, अब हम यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी को अपनी पार्टनरशिप फर्म में नहीं आने देंगे। तो सलमान खान एक पार्टनर था जिसने डिसअलाउ कर दिया नए पार्टनर को आने के लिए। ही हैज द राइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक अकेला मालिक नहीं है, 3 मालिक हैं। सर ऐश्वर्या राय के नहीं, पार्टनरशिप फर्म के। जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी होगी उसमें तीनों का, सारे पार्टनर्स का हक होएगा। चलो जी ठीक है, बाकी 2 3 अपने आप पढ़ लेना। अच्छा ये 7th लिखो जी, ई। यहाँ पे डाल दो ई, यहाँ पे डाल दो ई, यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे डाल दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ई का मतलब एग्जाम क्वेश्चन है जी। अगर पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन दिया है, पार्टनर बिजनेस को एक तो देता है कैपिटल, दूसरा क्या दे सकता होता है? लोन। तो अगर लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। किसको इंटरेस्ट मिलेगा? पार्टनर को, क्योंकि लोन उसने दिया है। कहां से मिलेगा? बिजनेस से। अगर इंटरेस्ट रेट दोनों में डिसाइडेड नहीं है तो कम से कम 6% मिलेगा, 6% पर एनम। ये एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आएगा, थ्योरी में भी आएगा। ठीक है, तो इसके साथ में लिख देना प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया बेटा ये क्वेश्चन ना। एक बार पढ़ना ये वाला 7 पॉइंट अपने आप, देखो समझ में आ गया। ठीक है, इजी है। 8th पॉइंट पढ़ के देखना, 8th समझ में आता है, उसके बाद मैं समझाऊंगा। क्या मतलब है?
पार्टनर ने कोई फॉर्म के रिगार्डिंग खर्चे किए हैं या ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म है तो वो फॉर्म से वापसी ले सकते हैं। हाँ समझ में आ गया। देखो फॉर्म अलग चीज है ना, अगर पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, दुकान के लिए अगर पार्टनर ने कोई खर्चा किया तो फिर पार्टनर बाद में पैसे मांगेगा कि मैंने आपके लिए खर्चा किया, मेरे को दे दो। और लास्ट पॉइंट है राइट टू रिटायर। कोई भी पार्टनर कभी भी रिटायर हो सकता है, बस एक नोटिस देगा बाकी पार्टनर्स को कि मैं रिटायर होना चाहता हूं। अब आ गया एलएलपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझ लो जी एलएलपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पेपर में पहले लिख लो इसको ई, ये भी एग्जाम में काफी बार आ चुके हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ना एक चीज बताई थी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। +1 में कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती थी? सोल प्रोप्राइटर। यहां पे मैंने लिखवाया भी था कल, है ना। +1 में होती थी सोल प्रोप्राइटर, +2 में होती है पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज और एनपीओ। मतलब इन 3 बिजनेसेस की आपको अकाउंटिंग करनी होती है। पार्टनरशिप फर्म का ना एक अगला, पार्टनरशिप फर्म का एक अगला मतलब एक्सटेंशन होती है कि पार्टनरशिप फर्म ना 2 तरीके से होती है। पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये हमने कल सीखा था कि अगर कोई लॉस हो जाता है ना, और दुकान से अगर वो लॉस सफिशिएंट नहीं हो पाता, मतलब आप दुकान का सब कुछ बेच देते हो फिर भी आप बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे, तो पार्टनर्स के घर आया जाएगा, उनके घर की संपत्तियां यानी कि एसेट्स भी बेची जा सकती हैं। इसको बोलते हैं कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। चीज समझ में आई? सोल प्रोप्राइटर की भी अनलिमिटेड होती थी। एक बार फिर से अगर बिजनेस में कोई घाटा हो गया, कोई लोन लिया, तो दुकान का सारा कुछ आपने बेच बूझ के लोन रीपे कर दिया, अभी भी आपको अभी और लोन भी पे करना है, तो जिन्होंने लोन लेना है ना, जिन्होंने पैसे लेने हैं, वो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बिकवा के पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है लाइबिलिटी अनलिमिटेड होना। लाइबिलिटी अनलिमिटेड का सिंपल मतलब होता है जब तक आप सारे पैसे चुका ना दो। किसके केस में? सोल प्रोप्राइटर के केस में भी, पार्टनरशिप फर्म के केस में भी। कंपनी के केस में क्या होता है? कंपनी के केस में ना, मनन हाथ नीचे, कंपनी के केस में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जितने के आपने शेयर्स खरीदे हैं ना, जैसे एक शेयर 10 रुपए का है, कंपनी ने अभी तक 8 रुपए मंगवाए हैं, तो बाद में आपने सिर्फ 2 रुपए ही और पे करने हैं। इसको बोलते हैं लाइबिलिटी लिमिटेड। जितने के शेयर्स खरीदे हैं सिर्फ उतने ही पैसे देने हैं। सर अगर फिर भी कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर हाथ नहीं रख सकते। किस केस में? कंपनी के केस में। तो पार्टनरशिप फर्म वाले जिंदा हो गए, कहते पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है इंडिया में। कंपनी के केस में जो ओनर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। ऐसा भेदभाव क्यों? कहते आप अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हो, 1932 से पार्टनरशिप वाले, कंपनी वाले चल रहे हैं 2013 से। 2013 कंपनीज एक्ट 2013, या उससे पहले होता था कंपनीज एक्ट 1956, फिर भी आजादी के बाद की बात है ना। तो कहते क्यों ना एक ऐसा बीच का रास्ता बना दो कि हम रहे तो पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन हमें कंपनी का एक फीचर मिल जाए लिमिटेड लाइबिलिटी वाला। +1 की बिजनेस में भी हमने सीखा था टर्म 1 में। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ना फिर किसका जन्म हुआ? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का। लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर कहां से चुरा लिया? कंपनी से, और पार्टनरशिप का रहने दिया। मतलब है तो ये पार्टनरशिप फर्म ही है, पार्टनर्स ही, कंपनी नहीं है, लेकिन इनमें इनकी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड नहीं, इनकी लाइबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। इसलिए इनका नाम पड़ गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये कब आया था दुनिया में? 2008 में। अच्छा सर अभी की बात है, 8-10 साल 12 साल पुरानी। ठीक है, कितने? 14 साल पुरानी, मतलब बहुत ज्यादा पुरानी चीज नहीं है ये। ठीक है, तो ये अभी आया था लिमिटेड लाइबिलिटी। अब पढ़ के देखो इसका नेचर क्या है। कहते हैं ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है अंडर दिस एक्ट। कौन सा एक्ट है जी? 2008। ये सेपरेट है फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, मतलब बिजनेस अलग है, बिजनेस के ओनर अलग। हमारी पहली कसम, बिजनेस अलग है, बिजनेस के ओनर अलग है। परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता होगा सोचना, +1 में सिखाया था बिजनेस में। आगे बढ़ता जाता है। हाँ, मतलब एक पार्टनर जिए, पार्टनर जिए, पार्टनर मरे, नया पार्टनर आए, पुराना पार्टनर चाहे चला जाए, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, अब जैसे सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गया, कपिल देव रिटायर हो गया, सौरव गांगुली रिटायर हो गया, क्या क्रिकेट टीम रुक गई? नहीं, नए प्लेयर आ जाते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम तो वही की वही है ना, अगर हम टैग देखें। ऐसे ही आईपीएल में भी होता है, ऐसे ही कहीं पे भी कंटेस्टेंट या पार्टनर्स या ओनर्स चेंज होते रहते हैं, बट बिजनेस चलता चला जाता है। उसको बोलते हैं परपेचुअल। परपेचुअल का ऊपर लिखो फॉर एवर। परपेचुअल का जो मीनिंग होता है परपेचुअल का, उसका मतलब होता है फॉर एवर।
सक्सेशन मतलब चलता चला जाएगा। पार्टनरशिप फर्म का और एलएलपी का डिफरेंस क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। उसमें जो एक्ट लगता है 1932 लगता है, इसमें एक्ट जो लगेगा 2008 लगेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवानी पार्टनरशिप फर्म में ऑप्शनल होती है। बिजनेस की क्लास याद करो, +1 में मैंने आपको एक चीज बताई थी, चंडीगढ़ जाना पड़ता था, याद आया कि रजिस्टर करवाने के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का जो ऑफिसर है ना उसको रजिस्ट्रार बोलते हैं। तो पूरे पंजाब का जो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रार है वो चंडीगढ़ में बैठता है, सेक्टर 17 की कोर्ट में। तो हमारे पास तो क्लाइंट आते हैं तो हमें वहीं जाना पड़ता है। सोचो जो दूर दूर से होते हैं बठिंडा वगैरह से, तो उनको चंडीगढ़ आना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड करवाने। आजकल काफी चीजें खैर सहूलियत आ चुकी है, ठीक है, ब्रांचेस खुल जाती हैं या ऑनलाइन हो जाता है। रजिस्टर्ड करवाने का मतलब होता है पक्का पार्टनरशिप फर्म करवा लेना। अब देखो ये जो मैं अब आपको एक चीज बताने वाला हूं ना, इसकी हमारी बुक्स में जरूरत पड़ेगी ना आपको कोई टीचर बताएगा, क्योंकि स्कूल के टीचर्स को इतना पता ही नहीं होता, सभी को नहीं लेकिन ऑलमोस्ट किसी टीचर को भी इतना पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज होती है। पार्टनरशिप फर्म का ना जो पहला स्टेप होता है वो होता है डीड बनवाना। ये सबको पता होता है, पार्टनरशिप डीड बनवाना। डीड किससे बनवाते हैं हम? पार्टनरशिप डीड बनाते हैं अपनी लोकल कोर्ट कचहरी से। लोकल कोर्ट कचहरी में एक नोटरी नाम का ऑफिसर बैठा होता है, नोटरी पब्लिक बोलते हैं उसको। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में इसकी काफी बार चर्चा होती थी, या क्लास +1 में, ठीक है, बिजनेस के सब्जेक्ट में इसकी काफी बार चर्चा होती है। अगर आपको पार्टनरशिप डीड बनानी है, सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिन जिन पार्टनर्स ने मिलकर दुकान शुरू की वो आपस की टर्म्स और कंडीशन लिखते हैं कि तेरा हिस्सा कितना, मेरा हिस्सा कितना, हम दोनों ने कितनी कैपिटल लगाई, हमारे बिजनेस का नाम क्या है, डेट क्या है बिजनेस की स्टार्टिंग की, ये सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और वो पार्टनरशिप डीड तब तक सही नहीं मानी जाती जब तक आप लोकल कोर्ट कचहरी में एक नोटरी पब्लिक नाम का एक बंदा बैठता है, सरकारी ऑफिसर, उससे अगर आप साइन नहीं करवाते। अगर आप इतना करवा लेते हो तो आपकी पार्टनरशिप डीड जो है या पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आ जाती है। लेकिन उनको ना सारे राइट्स नहीं मिलते कोर्ट कचहरी की तरफ से। फिर इसका सेकंड स्टेप होता है, इसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है इसको? रजिस्टर। रजिस्टर कौन करेगा? चंडीगढ़ वाले रजिस्ट्रार करते हैं। चंडीगढ़ में कौन करेगा? रजिस्ट्रार। जब आपने ये भी करवा लिया तो इसका मतलब है आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो पक्के तौर पे एग्जिस्टेंस में आ गई। फिर कोई भी कानूनी मतभेद हो, कोई मसला हो, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस हो, सारा कुछ अलाउ हो जाता है। मतलब ये आपका पुख्ता सबूत होता है। तो लोग क्या करते हैं, अब जैसे राजपुरा में मैंने 2-3 पार्टनरशिप फर्म्स खुलवाई थी आज से कुछ 1-1.5 साल पहले, तो वो सिर्फ नोटरी से साइन करवा के अपनी दुकान शुरू कर देते हैं। कल को अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो उनके पास 50% एविडेंसेस होते हैं, 100% नहीं। तो रजिस्ट्रेशन करवानी पार्टनरशिप फर्म में ऑप्शनल है, इसलिए लोग करवाते ही नहीं है, कहते कौन चंडीगढ़ जाए। अब चंडीगढ़ जाएंगे, कोर्ट कचहरी में बंदे बैठे होते हैं, 5-7 हजार रुपए तो पहले वो ले लेते हैं, 2,000 रुपए फीस लगती है सरकारी, उसके 4 गुना तो रिश्वत ही ले लेते हैं वो। अब मैं भी कई बार चंडीगढ़ जाता था ना, तो मुझे पहले पहले स्टार्टिंग में पता नहीं था कि अच्छा पैसे भी देने होते हैं। तो मैं फाइल्स बना के, डॉक्यूमेंट्स बना के, सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी मेरे क्लाइंट्स होते थे, तो वो बोलते हैं कि इस फाइल पे, इस टेबल पे रख के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। मतलब 15-20 दिन लग जाते हैं रजिस्टर करवाने में। हम 15 दिन बाद जाते थे, ना वो बंदा मिलता था ना फाइल मिलती थी। फिर 2-3 दिन उस फाइल को ढूंढने में लग जाते थे, फिर दोबारा रख के जाए, फिर 15 दिन के बाद गए हम। ये पहली बार का इंसिडेंट बता रहा हूं मैं। तो दोबारा 15 दिन के बाद गए, फिर से सेम केस। फिर बेचारा बाहर एक पीएन खड़ा था, उसने बताया। मैं कि भाई क्या चक्कर है? हमने जब उससे पूछा ना, मैंने और मेरे फ्रेंड ने, कि भाई क्या चक्कर है, 15 दिन का प्रोसेस है, सरकारी फीस, गवर्नमेंट फीस भी हमने 2,000 पे कर दी या कुछ। कहते ऑफिसर से मिले? मैं हाँ उसी को तो दी थी फाइल। कहते उसने हाथ में लेके अलमारी में रखी थी। मैं नहीं, उसने टेबल पे रख ली थी। कहता सर सरकारी काम है, आपको पता है, बस उसने इतना बोला। मैं अच्छा कितने तक पता है? कहता अब देख लो 3-4-5 हजार तो लगेगा। तो फिर हमने मतलब 3500 में, मतलब मांगे तो 5-6 हजार पे, लेकिन 3500 में उस टाइम पे बात डील डन हुई। 3 दिन के बाद फोन आ गया ऑफिसर का, भाई आपकी रजिस्ट्रेशन रेडी है, मतलब पार्टनरशिप फर्म की कॉपी रेडी है, आके ले जाओ। 3 दिन, और इस बात को 35 दिन ऑलरेडी हो चुके थे, है ना। इसलिए तो लोग कहते हैं भाई हमने कनाडा जाना है ना। लेकिन कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, ये चीज हर जगह है, हर जगह।
सिर्फ जहां पे काम टोटली ऑनलाइन है ना वहां पे आप बच सकते हो, इसलिए अब इंडियन गवर्नमेंट सारे कामों को ऑनलाइन करती चली जा रही है धीरे धीरे। पहले इनकम टैक्स के केस लड़ने के लिए ना हमें इनकम टैक्स के ऑफिस जाना पड़ता था, मतलब अगर किसी का केस लग गया ना तो उसका रिस्पॉन्स देने के लिए, मतलब वहां पे वैसे केस नहीं होते जो आप कोर्ट कचहरी में वकील लड़ते हैं। सीए के केसेस अलग तरीके से होते हैं, सामने ऑफिसर बैठा होता है, तो जो भी चीज का नोटिस आया है उसका जवाब रिप्लाई करके प्रिंट आउट लेके उसके पास जाते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं ऐसे ऐसे है। तो पहले हम ऐसे जाते थे इनकम टैक्स के ऑफिस, अब इनकम टैक्स के जो भी केसेस है ना सारे ऑनलाइन हो गए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केस होते हैं जो सीए वाले इनकम टैक्स के या जीएसटी के होते हैं। तो अब हमें पता ही नहीं है ऑफिसर केरला में बैठा है या जम्मू में बैठा है या मध्य प्रदेश में बैठा है। तो वहां से क्या हुआ, रिश्वतें कम हो गई। ठीक है, तो अब इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे सारा ट्रांसपेरेंट करती चली जा रही है, सब कुछ ऑनलाइन करती चली जा रही है। पता चल गया जी, पार्टनरशिप फर्म ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन करवानी, लेकिन ये कंपलसरी होती है एलएलपी को। तो ये डिफरेंसेस है, ये आप लोग पढ़ लेना। अगला सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक कोई नहीं है। मैंने कल भी बोला था कि इस चैप्टर में थ्योरी पक्का आती ही आती है पेपर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड मैंने बता दिया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं, पार्टनर्स के नेम, उनके एड्रेस, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये सब चीजें ये लिखा हुआ है। अगले पेज पे आओ, हेडिंग नहीं लिखी हुई, आप लोग लिखो हेडिंग अपने हाथ से, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखना कितने पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन आपकी बुक में। हाँ जी 20। इसको लिखो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहले वाली बुक्स में ना लिखा होता था ये हेडिंग, अब की बुक में लिखा नहीं हो तो अपने हाथ से लिख लो कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बारे में सारा कुछ दिया होता है। जैसे पहला नेम और एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म मतलब बिजनेस का नेम क्या है, पार्टनर्स के नेम क्या है, किस टाइप का बिजनेस, किस नेचर का बिजनेस है, पार्टनर्स ने क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, उनके ऊपर कितने % इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे बताओगे कौन देगा, किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। कितनी ड्राइंग कर सकते हैं सर, ड्राइंग मतलब बिजनेस में से पैसा निकलवाना, क्या उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पता है कौन देगा, पार्टनर्स देगा, क्योंकि उसने ड्राइंग विड्रॉ की थी ना, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। उनकी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, मतलब 4 पार्टनर्स है, चारों इक्वल इक्वल पार्टनर्स हैं या किसी का हिस्सा ज्यादा है किसी का कम है, ये सब चीजें कहां पे लिखी होती हैं, पार्टनरशिप डीड में। ये भी आप अपने आप पढ़ लेना। बस लास्ट टॉपिक थ्योरी का, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिकल। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर बाई चांस पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं, सिमर जो है वो फर्स्ट डे आई नहीं थी ट्यूशन के लिए, तो सिमर को पता ही नहीं चला कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। सिमर ने बाकी पूरा चैप्टर लगा लिया, नहीं पता, अरे मैं कह रहा हूं नहीं पता, तो सिमर ने पूरा चैप्टर लगा दिया, उसको सारे क्वेश्चन सोल्व करने आते थे, लेकिन उसको पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। तो सिमर और महक ने अपनी दोस्ती को बिजनेस की दोस्ती में आगे बढ़ाया, दोनों ने पार्टनरशिप फर्म शुरू कर ली, दोनों ने लेडीज गारमेंट्स का काम शुरू किया, साथ में नेल पॉलिश, लिपस्टिक, काजल, बिंदी बेचना भी शुरू कर दिया। बिजनेस बहुत बड़े अच्छे प्रॉफिट में चलने लग गया, क्योंकि लड़कियों का कोई भी आप प्रोडक्ट की दुकान खोल लो वो कभी फेल नहीं होगी, लेकिन आपके अंदर भी थोड़ा सा दम होना चाहिए। याद रखना, 2 चीजों के बिजनेस करने आप लोगों ने हमेशा, अगर कल को कुछ ना समझ आए, या तो कोई लड़कियों का प्रोडक्ट वाला या कोई खाने पीने वाला। ठीक है, ये 2 बिजनेसेस बहुत कम होते हैं जो फेल होने के चांसेस हो, लेकिन ये मतलब नहीं दुकान खोल के बैठ गए ओ अपने आप बिकेगा, दलेरी तो दिखानी पड़ेगी। तो प्रॉफिट अच्छे हो रहे थे, सिमर और महक ने दोनों ने बिजनेस में 25-25 लाख रुपए लगाया हुआ था, उसी से बिजनेस बहुत बढ़ गया। तो ये बिजनेस को कहते हैं ला भाई ला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ला। लेकिन दोनों एक चीज भूल गए, दोनों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई थी। पार्टनरशिप डीड तो बनवाई नहीं, बिजनेस में शुरू कर दिया। जब अकाउंट्स बनाने लगे, समझ लो कोई अकाउंटेंट आया, मनन कल को अकाउंटेंट बन गया, डिंपल भी कल को अकाउंटेंट बन गया, वो इनके खाते चेक करने आया ना, जब इनके अकाउंट चेक करने आया तो देखा जो इन्होंने ना खुद को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अलाउड नहीं है। एक सेकंड रुको,
हाँ, तो कहाँ पे थे जी हम? सिमर और महक ने बिजनेस शुरू कर लिया और अपने आप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना शुरू कर दिया, ठीक है, खुद को सैलरी देने लग गए। पार्टनर्स को ना, देखो दो पार्टनर्स अलग हैं, बिजनेस अलग है, तो बिजनेस पार्टनर्स को सैलरी भी देता है। सर ये चीज तुमने पहली बार सुनी है, पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन भी मिलता है। इन्होंने सब कुछ अपने आप को देना शुरू कर दिया दुकान में से। जब अकाउंट्स चेक होने लगे तो हमने बोला दिखाओ जी अपनी पार्टनरशिप डीड दिखाओ, कहते वो तो है ही नहीं। कहते वो क्या होता है? कहते वो +1 में ना हम फर्स्ट डे गए नहीं थे, सॉरी +2 में, तो फर्स्ट डे हम गए नहीं थे इसलिए हमें पार्टनरशिप डीड तो पता ही नहीं, हमें तो वही पता है जो अकाउंट्स बनाते हैं, तो हमने तो वो सारा कुछ शुरू कर दिया। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होगी, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अलाउड नहीं होता, कोई सैलरी देना अलाउड नहीं होता, कोई कमीशन देना अलाउड नहीं होता। ये है टॉपिक। ठंडा पानी अलाउड नहीं होता इन केस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यार अद्धा बटन ऑन सीगा, तुसी भी तो उधर गए सी, तुसी भी देख लेंदे। चलो, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए पार्टनर्स तो फिर क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? गवर्नमेंट कह रही है कि हम बिजनेस नहीं बंद करेंगे आपका, लेकिन हम 6-7 रूल्स लिख रहे हैं, फिर आपको वो रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब सिमर ने लगाए थे बिजनेस में 25 लाख, सिमर ने लगाए बिजनेस में 25 लाख, महक ने लगाए बिजनेस में 5 लाख। तो देखा जाए सिमर ने ज्यादा पैसा लगाया तो उसको इंटरेस्ट या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी ज्यादा मिलनी चाहिए ना। लेकिन इन दोनों से क्या गलती हो गई थी? सर ये दोनों पहले दिन नहीं आए थे, ये पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए थे। तो पार्टनरशिप डीड जो बनाना भूल गए तो उसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी इक्वल होगी। मतलब महक कहेगी ये तो बहुत ही बढ़िया है, मैंने 5 लाख लगाया, लास्ट में मुझे भी उतना प्रॉफिट मिल रहा है, सिमर ने 25 लाख लगाया, उसको भी उतना मिल रहा है। कब? अगर आप लोग पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए। इसलिए जब भी बिजनेस शुरू करना है, कभी भी कोई पार्टनरशिप फर्म देखो, आपके पेरेंट्स की, कल को फ्यूचर में कोई आपके क्लाइंट्स होंगे, कभी कुछ भी हो ना, सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म वालों को ना यही बोलना कि अपनी डीड दिखाओ, जिसमें सारे के सारे कंटेंट्स लिखे होंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैपिटल कितनी है, नेम ऑफ द पार्टनर्स क्या है, नेम ऑफ द बिजनेस क्या है, सब कुछ। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो महक और सिमर कैसे बांटेंगे? समझ लो 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 50,000 महक का, 50,000 सिमर का। पहला पॉइंट बहुत क्लियर है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। चाहे आपने बिजनेस में 25, वो लोन था, चाहे बिजनेस में आपने 25-25 लाख लगाया, चाहे 2 लाख लगाया, चाहे 1 लाख, कोई उसके ऊपर आपको अब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप डीड बनी होती तब फिर इंटरेस्ट मिल जाता, अब नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं मिलेगा, ना ही कोई सैलरी मिलेगी, ना ही कोई कमीशन मिलेगा। इस वाले पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करो, 5th वाले को। सिमर के पास पैसा ही बहुत था, 25 लाख उसने कैपिटल लगाई, 10 लाख रुपए उसने बिजनेस को लोन भी दे दिया, पार्टनरशिप डीड तो बनी नहीं हुई थी। तो महक कहती इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो सिमर ने कहा नहीं तू गलत है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा 6%। सर अगर पार्टनरशिप डीड बनी होती तब कितने % इंटरेस्ट देना पड़ता? 6%। तब जो पार्टनरशिप डीड में डिसाइडेड है, चाहे 12% मान लो चाहे 15, अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपस में डिसाइडेड है वो वाला मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगी, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6% के हिसाब से। हर जब तक उसने लोन दे के रखा है, जब तक बिजनेस उस लोन को वापस रीपे ना कर दे, क्योंकि पार्टनर्स अलग है,
बिजनेस अलग है। तो जितने टाइम के लिए आप लोगों ने लोन दे के रखा है उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। तो बिजनेस कैसे रीपे करेगा? बिजनेस कैसे रीपे करेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिकली क्या होता है, देखो दुकान हमारी है, बिजनेस भी हमारा है, हम बिजनेस की बैलेंस शीट या बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तरफ से एज अ खर्चा दिखा देते हैं और इनकम दिखा देंगे पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पार्टनर को वो पैसे मिल जाएंगे, उसका ये मतलब है कि वो पार्टनर बिजनेस में उतने पैसे निकाल के चला जाएगा, तो उसको ड्रॉइंग्स नहीं बोलेंगे, उसको बिजनेस के लिए खर्चा बोलेंगे, पार्टनर के लिए इनकम बोलेंगे। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे शुरू होंगे ना तो थोड़ा थोड़ा और समझ में आना लग जाएगा। चलो अच्छा लगा कि आपने वो डाउट पूछा, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा डाउट है। उसके बाद अगर नए पार्टनर की एडमिशन लेनी है तो सारे पार्टनर्स की परमिशन के साथ ही नया पार्टनर कोई एडमिट हो सकता है। ये टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक चल रहा है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, मैक्सिमम कितना 6% पर एनम। अगर किसी नए पार्टनर की एडमिशन करनी है तो सारे पार्टनर्स को कंसेंट देनी पड़ेगी। अच्छा, हर पार्टनर बिजनेस में कंडक्ट में हिस्सा ले सकता है और बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है। 6वें 7वें 8वें पॉइंट को थ्योरेटिकल पॉइंट बोला जाता है, ये सिर्फ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 6 7 8 जो पहले 5 पॉइंट है ना वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, इतनी सारी एसेट्स लाइबिलिटीज दे देंगे, जान के एक लाइन में आपको हाइड कर देंगे कि इनकी ना पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी हुई थी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे, ए बी सी आर पार्टनर्स, सिमर महक खुशलीन आर पार्टनर्स, लेकिन उनकी पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए, और नीचे पता क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन लोन 8%, ये सब चीजें लिखेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है क्या इनकी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। अगर उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 8% नहीं मिलेगा, 6% मिलेगा। पिछले पेपरों में क्वेश्चन आया था एक ट्रू एंड फॉल्स की सेंस में, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन 8% मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स था। चलो जी, अब कॉपी पे आ जाओ। थ्योरी वाला जितना पोर्शन मेरे को आपको समझाना था अभी के लिए मैंने समझा दिया। देखना कॉपी पे लास्ट में आप लोगों को क्या लिखवाया था मैंने। हाँ, अब लिखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। वैसे तो ये वाला टॉपिक अगर आपको याद हो मैं पहले पहले लिखवाता हूं सबसे स्टार्टिंग में, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आगे चला गया। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं बेटा, 7 8 तरह के अलग अलग टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है, पहला लिखो मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट लिखो मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड है पी एंड एल अकाउंट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये क्या होता है, ये तो अभी टॉपिक्स लिखवा रहा हूं सारे, अभी शुरू हो जाएंगे। अभी सेकंड टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा आज ही, पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टॉपिक नंबर 3 लिखो टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल में पहली होती है फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सिमर आपने स्पेस छोड़ दी महक की कॉपी में से देखे। थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपिटल, पहली होती है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फोर्थ होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देगा, अभी आप लोगों ने बताया था मुझे, बिजनेस ऑन। बिजनेस देगा ओनर को। फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ओनर देगा बिजनेस को।
डिम्पल लिख लिया सारे पॉइंट्स 8। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट या इसी का दूसरा नाम होता है एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स। ये है बेटा पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट्स। अगला है मैनेजर्स कमीशन। फर्स्ट टॉपिक अब मैं बिल्कुल नहीं लिखवा रहा, ठीक है, हम बुक में से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखना फर्स्ट टॉपिक का नेम क्या है, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि दो या दो से ज्यादा पर्सन्स पार्टनर्स आपस में मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसमें ज्यादा मैं कुछ नहीं लिखवा रहा। अब मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सेकंड टॉपिक पे आ रहा हूं, जो आपका सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा इसी के साथ ही। लिख लिया था सबने? लिखा नहीं अभी? +1 अकाउंट्स में हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस कहां पे जाके खत्म होता था? कम्युनिकेशन से पहले बैलेंस शीट, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से दो एलिमेंट्स होते थे? पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। देखो जी हमने कहां से स्टार्ट किया था, अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सेकंड टॉपिक का नेम बताना। हाँ, बस लिखो इसको, बड़ा बड़ा लिखना। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस टॉपिक की हेडिंग बना लो जहां पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक मीनिंग इंट्रोडक्शन हम बुक में से ही करेंगे। P&L अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आता है बेटा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ना आपके लिए, अब देख लेना, मेरे को ऐसे लेके चलना है। टोटल पेजेस को ऐसे 3 हिस्सों में बांट लेना। पहले आता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, फिर आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड वाला सबसे बड़ा बनेगा, थर्ड वाले बैलेंस शीट। ये टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है बेटा, अब से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आपके प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये आपको मैं मीनिंग वगैरह बताऊंगा, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल पोर्शन आपका P&L और P&L एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट हो चुका है अब से। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट याद है किस लिए बनाया जाता था? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। टू कैलकुलेट जीपी या एनपी, शॉर्ट फॉर्म लिख दो, टू कैलकुलेट जीपी या एनपी। बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती थी? टू कैलकुलेट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल पोजीशन, है ना, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए या बैलेंस निकालने के लिए, या सिंपल हम बोल देते हैं जो डिंपल ने बोला, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बैलेंसेस जानने के लिए। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बैलेंस जानने के लिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स among partners। टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। बेटा यही है आपके लिए नया पॉइंट। मेरे को बताना पहला और तीसरा पॉइंट आपके लिए नया है क्या? ट्रेडिंग, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट।
तो ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट देखो हमारे पास क्लास +1 में भी था, क्लास +1 में भी था, क्लास +2 में भी होगा। ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट क्लास +1 में भी था, +2 में भी होगा। बैलेंस शीट मेरे को बताना +1 में थी, कभी ऐसा नाम पड़ा हुआ है बैलेंस शीट नाम की कोई चीज होती थी? तो वो भी आपके पास क्लास +1 में भी थी, क्लास +2 में भी होगी। ये जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्लास +2 ओनली, बार बार मैं इसी को बॉक्स करके चलूंगा, क्लास +2 ओनली। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगोगे ना, मनन देखना एक बार, जैसे ही आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगोगे सेम प्रोसीजर है। ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट वही है जो आपने +1 में सीखा था, सेम का सेम। ग्रोस प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा। जैसे ही नेट प्रॉफिट आ गया ना, उसके बाद आपको ना जो भी प्रॉफिट है पहले वो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। सर +1 में तो हम ऐसा कुछ नहीं करते थे। बेटा +1 में जितना भी प्रॉफिट होता था वो सारा का सारा सोल प्रोप्राइटर का होता था, एक ही बंदे का ना, तो वो सारा का सारा अपने कैपिटल में ऐड कर देता था। याद है बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे। उसका कहने का सिंपल मतलब है जितना भी आपने प्रॉफिट कमाया, जिसकी दुकान उसी को मिल जाता था। यहाँ पे दुकान एक जने की है या ज्यादा जनों की है? 2 भी, 4 भी, 5 भी, मैक्सिमम 50 तक हो सकती है। मैं मान के चलता हूं कि 3 जनों की है, तो 3 जनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो अलग अलग हो सकती है। इसीलिए कि कितना प्रॉफिट ए का है, कितना बी का, कितना सी का, उसके लिए एक और अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म वाले बनाते हैं, उसको बोल दिया जाता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। है ये प्रॉफिट एंड लॉस ही। एप्रोप्रिएशन का मतलब बंटवारा, बांटना अमंग द पार्टनर्स। तो जितना प्रॉफिट आएगा सारा का सारा पहले ए बी सी में बांटेंगे, उसके बाद जाके बैलेंस शीट बनेगी। सर प्रोसीजर सेम है, देखा जाए तो ये बस एक एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा भी इसलिए आया सर, लॉजिकल है, पहले एक पार्टनर था तो जितना प्रॉफिट था उसका हो जाता था। अब पार्टनर्स 2-3 है तो किसका कितना हिस्सा है उसके लिए एक अलग से स्टेटमेंट बना देंगे, एक अलग अकाउंट बना देंगे। फॉर्मेट वही का वही सेम है। आपको याद है ट्रेडिंग अकाउंट जहां पे खत्म होता था वहीं नीचे पी एंड एल अकाउंट शुरू हो जाता था। जहां पी एंड एल अकाउंट शुरू होगा सेम लाइनें 2 और खींच देना, वही की वही लाइनों में चलता रहेगा। सर ये ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे टीपीएल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल तो है, उसी के नीचे 2 लाइनें लगा के पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी वहीं के वहीं स्टार्ट हो जाता है। हाँ हाँ लिखो, सब कुछ आप लोगों के लिए फेयर ही है, मतलब ये मेरे लिए नहीं है सिर्फ, ये आप लोगों के लिए भी है। टीपीएल अकाउंट में जो खर्चे दिखाए जाते थे उसको बोला जाता था डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस ना। इनको अगर मैं कंबाइंड बोलूं ना, +2 की भाषा बोलूं अब मैं, क्योंकि अब आप +1 वाले नहीं रहे। +2 क्लास में ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर ज्यादा लड़ाइयां हैं ही नहीं। कहते ये जो बच्चों वाली बातें थी ना ABCD, वो +1 में सीखा हो, क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है। अब ये थोड़ा और अच्छा फैंसी शब्द यूज करते हैं खर्चों के लिए, वो शब्द को यूज करते हैं चार्ज, CHARGE, चार्ज मतलब खर्चे। तो दीज आर चार्ज। सर चार्ज का मतलब एक बार फिर से बता दो, खर्चे हैं। दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। सर इस लाइन का मतलब समझ नहीं आया यार। क्रेडिट साइड पे हम सारा वो लिखते थे ना, बाय सेल्स, बाय ग्रोस प्रॉफिट, इनकम्स लिखते थे ना, यानी कि प्रॉफिट्स लिखते थे, उसके सामने हम क्या लिखते थे? खर्चे। ये उसी का मतलब है, दीज आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। यहां पार्टनर्स को हम खर्चे बांट रहे हैं कि उनको प्रॉफिट बांट रहे हैं? प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो एक वर्ड होता है चार्ज, एक होता है एप्रोप्रिएशन। दिस इज एप्रोप्रिएशन। दिस इज एप्रोप्रिएशन। मेनली मैं क्या करवा रहा हूं? पी एंड एल और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस करवा रहा हूं। आखिरी, अच्छा मेरे को बताओ, पी एंड एल और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कौन सा आउटसाइडर से रिलेटेड है, कौन सा पार्टनर से रिलेटेड है? एप्रोप्रिएशन वाला किससे रिलेटेड हुआ? पार्टनर से। पी एंड एल किससे रिलेटेड हुआ? आउटसाइडर से। जैसे सैलरी देना, रेंट देना, परचेज करना, कमीशन देना, ये तो बाहर वाले लोगों को खर्चे दे रहे हैं ना। जबकि यहां पे हम बंटवारा कर रहे हैं पार्टनर्स में, तो इसको बोलेंगे इट इज रिलेटेड विद आउटसाइडर्स। बस बैलेंस शीट में और कुछ नहीं।
बैलेंस शीट बेचारी बैठी है आराम से बूढ़ी होके, कहता जो एसेट्स लायबिलिटी बच जाएंगे यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना, और कुछ नहीं है। सारा जो लड़ाई झगड़ा इस चीज का, पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। इट इज रिलेटेड विद आउटसाइडर, इट इज रिलेटेड विद पार्टनर्स। आप लोगों को लग रहा है मैंने आपको थ्योरी लिखवाई है, लेकिन याद रखना ये जो मैंने आपको लिखवाया है ना, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं। अब अगले आने वाले 25 दिनों में ना यही चलते रहेंगे, इसको ही आप रट लो, इसी को पी लो, इसी को खा लो, इसी को संभालो। यही वाले 2-3 पॉइंट्स हैं जो बार बार काम आएंगे अगले आने वाले 1 महीने में, सिर्फ इस चैप्टर में, लेकिन आने वाली पूरी बुक में अगले 3 महीनों में बार बार यही चलेगा कि ये खर्चा है यानी कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। अगर कोई चीज एप्रोप्रिएशन हुई, अच्छा मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, सैलरी पेड टू एम्प्लॉई चार्ज है, मतलब पीएनएल अकाउंट में आना चाहिए या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में? चार्ज है एम्प्लॉई। सैलरी पेड टू मैनेजर, क्यों? मैनेजर है। अच्छा मालिक तो नहीं है, ये तो बात ठीक है सर, मैं भूल गया था। सैलरी पेड टू पार्टनर सेकंड, कमीशन पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। मैं फिर से 5 सेकंड दे रहा हूं सोचने के लिए। बैंक लोन, मनन का जवाब बिल्कुल सही था, पूरा कॉन्फिडेंट, क्योंकि बैंक वाले हमारे के पार्टनर्स हैं। तो मतलब सर देखा जाए एक ही क्रक्स आप हमें याद करवा दो, जो पार्टनर से रिलेटेड है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, बाकी सारा कुछ जो भी बच गया पार्टनर्स में। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल सैलरी पेड, कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो सैलरी हम किसको देते हैं? अपने एम्प्लॉइज को। सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, और कुछ बताना, रेंट, डेप्रिसिएशन, जर्नल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, अकाउंट फीस, ये फीस वो फीस, परचेजेस, स्टॉक है ना, सब कुछ। यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हम बाहर वाले लोगों को भी तो दे सकते हैं। क्या मेरा ये तर्क वितर्क ठीक है? वो कौन सा कैपिटल लगा रहे हैं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ टू पार्टनर नहीं लिखा हुआ, हम सियाने बंदे हैं, हम फिर भी मान लेंगे ये पार्टनर्स का ही है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हाँ जी ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन के लिखवा रहा हूं एग्जांपल्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स। सर हम बात समझ गए, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम है, ठीक है, पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगी, कोई भी आउटसाइडर से रिलेटेड है, मतलब बाकी जो बच गई वो पीएनएल अकाउंट में आएगी। कई बार आपको क्वेश्चन में जब आएगा ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन पक्का ही आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी ऐसे ही होता है, अभी आप लोग मत बनाना, जैसे टीपीएल का ऐसे ही होता था ना ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन है। ये आप लोगों ने सोच लेना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे सोच लो चाहे पीएनएल। जब लास्ट में हमारा नेट प्रॉफिट आएगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। सोचो जो जीपी आता था, याद है आपको? पहले जीपी यहाँ पे लिखते थे फिर इधर आ जाता था नीचे, ऐसे ही जब एनपी ऐसे लिखेंगे तो अगले में आ जाएगा नेट प्रॉफिट। फिर उस नेट प्रॉफिट में से कुछ आप सैलरी दे रहे हो पार्टनर्स को, कुछ कमीशन दे रहे हो, तो वो इस तरफ आता चला जाएगा टू सैलरी। जैसे मैं नेट प्रॉफिट मानता हूँ 100 रुपए, तो सैलरी हमने दे दी 50, किसको? पार्टनर्स को। यहाँ पे अब कोई डाउट नहीं है, बनाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन रहा हूं, टू सैलरी टू कमीशन 10 रुपए, बाकी जो बच गया 40 रुपए, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो उनकी रेशियो चल रही है ना ओरिजिनल 50-50 के मालिक हैं या 70-30 के या 50 जो भी है, बाकी जितना बच जाएगा वो रिमेनिंग प्रॉफिट 40 रुपए को हम बांट देंगे ए बी सी में। बैलेंस शीट में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बैलेंस शीट में जो आएगा ना, जो इसमें ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा अलग से, तो जिनकी जितनी जितनी कैपिटल निकल आएगी वो बैलेंस शीट में डाल देंगे, वो भी सिखाऊंगा, वो भी पॉइंट आएगा। हाँ हाँ हाँ, ये समझ में आया? ठीक है, इसका फॉर्मेट हम कल करेंगे, बाकी
ये अब आप सोच लेना कि चाहे हमने क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा शुरू हो चुका है आज से। कल इसके फॉर्मेट बन जाएंगे, कल इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी शुरू हो जाएंगे।